नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2025 का जो नया सिलेबस आया है जिसमें आंशिक बदलाव हुए हैं उसके संदर्भ में। साथियों, इस क्लास में हम फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। बड़ी क्लियरिटी के साथ चीजें आपको देखनी है। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के सिलेबस में जो बदलाव हुए हैं उनको लेकर आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको एकदम रिलैक्स रहना है क्योंकि जो बदलाव हुए हैं वो सकारात्मक है। जो बदलाव हुए हैं वो इस तरीके से नहीं है कि आप घबरा जाएं कि सर हमने तो पहले पिछली बार फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का सिलेबस अच्छे से कर रखा था, अब ये क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। रिलैक्स रहें और इस वीडियो में क्या क्या बदलाव हुए हैं और उनका क्या महत्व रहा होगा इस संदर्भ में डिटेल में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी सिलेबस एग्जाम 2025 और सिलेबस में हुए आंशिक बदलाव। साथियों, फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी, कंप्लीट बायोलॉजी, उसका सेलेक्टिव, सिस्टमेटिक और सिंपलेस्ट वे में अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए। द एच जी कॉन्सेप्ट, THEHGCONCEPT, एच जी कॉन्सेप्ट टाइप कीजिए और इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के सिलेबस को लेकर, उसके पैटर्न को लेकर, एग्जाम को लेकर निश्चिंत हो जाइए। आइए साथियों, आप सब जानते हैं कि फर्स्ट पेपर जीके का होता है और सेकंड पेपर बायोलॉजी का। और इस बायोलॉजी के पेपर को 3 पार्ट में बांटा हुआ है। पार्ट फर्स्ट जो है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल, पार्ट सेकंड ग्रेजुएशन लेवल और पार्ट थर्ड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है। क्लियर है? अब इन सब में क्या बदलाव हुए हैं उनमें सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो सिलेबस है उसमें आरपीएससी ने क्या बदलाव किया है इस बारे में देखते हैं। आइए, पार्ट फर्स्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल, ओल्ड सिलेबस था उसमें टोटल यूनिट 7 थी। अब न्यू सिलेबस में टोटल यूनिट 8 है। एक अलग से जो यूनिट है उसका नाम है बायोलॉजी इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में, प्राचीन भारत में जो बायोलॉजी थी उससे संबंधित जो वैज्ञानिक थे उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। और बाकी यूनिट में क्या बदलाव हुआ है वो भी देखेंगे। लेकिन एक नया फर्स्ट यूनिट ही बायोलॉजी इन एंशियंट इंडिया दी गई है, तो इसको आपको देखना है। एक और चीज आप क्लियरिटी से समझ लें, जिस भी टॉपिक में बदलाव हुए हैं मैं तो कहता हूं उसको एक अलग से ही बुकलेट बना लें और इन बदलावों पर संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। क्योंकि अब जब भी पेपर का निर्माण होगा, जब नया पेपर बनेगा, तो जो भी एक्सपर्ट होंगे वो नए सिलेबस को देखेंगे, पुराने सिलेबस को देखेंगे और ये जरूर एनालिसिस करेंगे कि ये बदलाव क्या हुए और उन बदलावों से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो जो जो टॉपिक बदलाव हुए हैं, नए जुड़े हैं, डिलीट हुए हैं, डिलीट हुए में से तो क्या ही आएगा, और जो किसी एक पार्ट से शिफ्ट होकर दूसरे पार्ट में आ गए हैं उनको आप बहुत अच्छे से देखें। क्लियर है? बाकी टॉपिक से भी क्वेश्चन आएंगे लेकिन वो थोड़ा दिमाग में हाईलाइट रहता है। देखिए, पहली यूनिट प्राचीन भारत में जो बायोलॉजी है वो है। दूसरा है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में क्या बदलाव हुए हैं? पिछले सिलेबस में डेफिनेशन ऑफ लाइफ और बायोडाइवर्सिटी 2 टॉपिक दिए हुए थे टेक्सोनोमी में, इन दोनों को हटा दिया गया है। डेफिनेशन ऑफ लाइफ मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो था,
बायोडाइवर्सिटी टैक्सोनॉमी से हटा दी गई है, लेकिन मेरा मानना यह है कि बायोडाइवर्सिटी के जो भी टॉपिक है या ऐप पर मैंने आपको अच्छे से बता रखे हैं, उनको एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि ये कई कई चीजों को रिलेट करते हैं, जीके वाले पोर्शन को भी कनेक्ट करते हैं। इसलिए यहां से डिलीट हो गया है, ये इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बायोडाइवर्सिटी को बिल्कुल नहीं पढ़ें। उतना वेटेज नहीं दें, लेकिन एक या दो बार इसके डाटा, इसके फैक्ट जरूर देखें। तो नए सिलेबस में डेफिनेशन ऑफ लाइफ और बायोडाइवर्सिटी हट गए हैं। पुराने सिलेबस में नीड ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से टॉपिक था, उसको बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन में हम यही पढ़ते थे, और ये बदलाव मुझे लगता है इसलिए हुआ है कि जब भी बच्चा ये पढ़े कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़े, इसमें वो कंफ्यूज रहता था। तो क्लियरिटी दी है नीड ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको, बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी। कहने का मतलब पहले इस नाम से था, अब नाम बदल दिया गया। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन में हम यही देखते थे। टैक्सोनॉमिक हायरार्की और बाइनोमियल सिस्टम या द्विनाम पद्धति एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और टैक्सोनॉमी में से अगर कहीं पर भी बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की और बाइनोमियल सिस्टम से ही बनते हैं। देख लीजिए इसी टैक्सोनॉमी यूनिट में और क्या बदलाव हुए हैं। पुराना जो सिलेबस था पिछले एग्जाम का, टूल फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, उसमें म्यूजियम, जू और गार्डन था। इन तीनों को हटा दिया गया है और टैक्सोनॉमी की फ्लोरा और मोनोग्राफ, ये तीन नई चीजें ऐड कर दी है। ऐप पर मैंने आपको बताया था और अलग से टैक्सोनॉमी की पहले भी पढ़ा रखी है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जिनकी जरूरत थी। फ्लोरा, मोनोग्राफ सब आपको बता रखे हैं, इसलिए जो साथी पहले से जुड़े हुए हैं उनको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और हर्बेरियम पहले भी था और अब भी है। तो ये है टैक्सोनॉमी यूनिट, सीनियर सेकेंडरी लेवल, डेफिनेशन ऑफ लाइफ और बायोडाइवर्सिटी डिलीट। उसके बाद ये टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी में म्यूजियम, जू और गार्डन, ये तीनों टॉपिक डिलीट। हर्बेरियम पहले भी था, अब भी है, और नई चीजें टैक्सोनॉमी की फ्लोरा और मोनोग्राफ इधर जुड़ा है। क्लियर है? उससे पहले मैंने आपको बता ही दिया है। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन को बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है कि इसमें आप बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमिक हायरार्की और बाइनोमियल सिस्टम एज इट इज है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो सीनियर सेकेंडरी लेवल में टैक्सोनॉमी यूनिट में क्या बदलाव है, मुझे लगता है आपको क्लियरिटी से समझ में आ गया है। और इस पूरी यूनिट के बारे में मैं आपको यही कहूंगा कि जो आप पहले पढ़ रहे थे उसको एज इट इज पढ़ें। बस ये जो तीन नाम है टैक्सोनॉमी की, फ्लोरा और मोनोग्राफ, इसको अच्छे से देखें। वैसे मैंने आपको ये तीनों पहले से ही एक्सप्लेन कर रखे हैं। आइए, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी इसी यूनिट का पार्ट है, जिसमें हम पढ़ते थे टैक्सोनॉमी का ही है 5 किंगडम सिस्टम। इसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के साथ 3 डोमेन सिस्टम जोड़ दिया गया है, और मैंने आपको ये 3 डोमेन सिस्टम पहले से ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। लेकिन अगर आप पहले कुछ ऐसा कंटेंट आपके पास है जिसमें 3 डोमेन सिस्टम नहीं है, तो 3 डोमेन सिस्टम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के साथ पढ़े। तो ये टैक्सोनॉमी यूनिट कंप्लीट। क्लियर है? तो 3 डोमेन सिस्टम जुड़ा है, टैक्सोनॉमी की, फ्लोरा और मोनोग्राफ, ये चीजें ऐड हुई है। अब शुरुआत में मैंने आपको कहा है कि जो बदलाव हुए हैं, अब आप इस यूनिट को जब भी पढ़ें टैक्सोनॉमी को, तो आपको टैक्सोनॉमी की, फ्लोरा
मोनोग्राफ और 3 डोमेन सिस्टम, इन सभी टॉपिक को एक अलग से बुकलेट में बना लेना है और बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना तो इन चारों टॉपिक में से बहुत जरूरी है, बनेगा ही बनेगा। क्लियर है? तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट। एनिमल टिश्यू एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है, जो पहले था अब है। प्लांट टिश्यू को स्पेसिफाई कर दिया है, जिसमें टाइप और फंक्शन स्पेसिफाई करके लिख दिया गया। प्लांट टिश्यू में भी कोई बदलाव नहीं है, लेकिन ये लिख दिया गया है कि एनाटॉमी से जुड़ी जो संरचनाएं हैं, जो स्ट्रक्चर है, उनके आपको फंक्शंस और टाइप अच्छे से आने चाहिए। नया जो इसमें जोड़ा है प्लांट मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट, जिसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन हायर प्लांट एंड मॉडिफिकेशन इन रूट, स्टेम और लीफ, इसको क्लियरिटी से लिखा है। पिछली बार भी हमने फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस पढ़ा और उसमें प्लांट एनाटॉमी के साथ प्लांट मॉर्फोलॉजी का एक कंप्लीट वीडियो 3 या 4 घंटे का, उसमें ये सारी बातें पहले भी थी और अब भी है। क्लियर है? तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन हायर प्लांट्स और मॉडिफिकेशन इन रूट, स्टेम और लीफ, ये ऐड किया गया है, इसको आप ध्यान से देखें। इस यूनिट में पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड टाइप ऑफ इनफ्लोरोसेंस था, इन दोनों टॉपिक को इस यूनिट से हटा दिया गया और इसके बजाय ग्रेजुएशन लेवल में शिफ्ट कर दिया गया। कुछ पार्ट ग्रेजुएशन लेवल में जो प्लांट टेक्सोनॉमी में है उसमें, और कुछ पार्ट ग्रेजुएशन लेवल में हायर प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन है उसमें शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन यहां से फ्लावर की स्ट्रक्चर और टाइप ऑफ इनफ्लोरोसेंस या पुष्प क्रम के बारे में जो जानकारी थी, उस टॉपिक को हटा दिया गया सीनियर सेकेंडरी लेवल। टाइप ऑफ फ्रूट पहले भी था, अब भी है। तो एनालिसिस ये हुआ इस यूनिट, जिसमें एनिमल टिश्यू के बारे में है, प्लांट एनाटॉमी है, प्लांट मॉर्फोलॉजी को क्लियरिटी के साथ ऐड किया गया है, और फ्लावर से रिलेटेड जो टॉपिक या जो कंटेंट था उसको यहां से शिफ्ट करके ग्रेजुएशन लेवल में ले गया गया है, और नेक्स्ट जो टॉपिक था टाइप ऑफ फ्रूट, वो एज इट इज है। क्लियर है? तो इस यूनिट को लेकर आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए। एनालिसिस यही कहता है कि आपको इस बार प्लांट मॉर्फोलॉजी, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखना है। सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से देखना है, लेकिन जो चेंजेज हुए हैं, मैं फिर कह रहा हूं, उनको आप बहुत अच्छे से रिवाइज करें। आपको बेनिफिट होगा, आप चीजों या क्वेश्चंस को क्लियरिटी से सॉल्व कर पाएंगे। प्लांट फिजियोलॉजी जहां तक है एज इट इज है, कोई खास बदलाव नहीं है, लेकिन एक टर्म लिखा हुआ है ट्रांसपीरेशन, उसको डिलीट करके और वाटर रिलेशन के सामने ही फ्लोएम ट्रांसपोर्ट और एसेंट ऑफ सेप लिख दिया गया है। इन दोनों में ही ट्रांसपीरेशन का महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए ये नए टॉपिक जोड़े गए हैं। फिर से वही बात, इनसे जुड़े क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बाकी को भी करेंगे, लेकिन इनको वेटेज ज्यादा देंगे। इनमें से कोई चीज गलत नहीं होनी चाहिए। रेस्पिरेशन के साथ फोटो रेस्पिरेशन दे रखा है, इसको हम पहले भी पढ़ते थे, प्रकाश श्वसन। तो प्लांट फिजियोलॉजी में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, पहले जो आप पढ़ते आ रहे थे उन्हीं को देखेंगे। बस ये टॉपिक है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, एसेंट ऑफ शेप और फोटो रेस्पिरेशन। इन तीनों टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी टॉपिक को वेटेज नहीं देना है, एक अलग से कॉपी बना लें और जो इस तरीके के बदलाव हुए हैं उन टॉपिक को उसमें लिख दें और उनको बहुत अच्छे से पढ़ें, क्लियरिटी रखें, कोई भी क्वेश्चन और ऑप्शन आपको आसानी से समझ में आए, इस तरीके का कंटेंट तैयार कर लें। देख लीजिए, तो इस यूनिट में इन टॉपिक को आप बहुत अच्छे से देख लेंगे। एनिमल फिजियोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, जो आप पहले पढ़ते आ रहे थे वही पढ़ना है, और एनिमल फिजियोलॉजी में कुछ बदलाव की गुंजाइश भी नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इसको कितना वेटेज देना है, क्योंकि मैक्सिमम कहीं भी आप ऑफलाइन पढ़ें ऑनलाइन पढ़ें, बायोलॉजी मतलब एनिमल फिजियोलॉजी, और वो उसी में ही लगे रहते हैं। आप पुराने पेपर का भी एनालिसिस करें, ऑब्जर्व करें कि इसको आपने अगर महीने 2 महीने दिए हैं और इसमें से क्वेश्चंस कितने पूछे जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एनिमल फिजियोलॉजी नहीं पढ़ें, लेकिन अगर पढ़ें तो एनिमल फिजियोलॉजी के साथ ही एनिमल टिश्यू को कनेक्ट कर दें। एनिमल फिजियोलॉजी जहां पर आप पढ़ रहे हैं वहीं पर बाकी यूनिट्स क्लासिफिकेशन को भी उधर ही लेके आइए। क्लियर है? ऐप पर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा कंटेंट है, एक बार अगर आपने उसको पढ़ लिया तो बाकी सिस्टम कैसे पढ़ना है आपको आइडिया लग जाएगा। क्लियर है? वरना आप एनालिसिस कर लीजिए, एनिमल फिजियोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। मैंने एक वीडियो भी बना रखा है इसी यूट्यूब चैनल पर, उसमें भी आप पुराना जो एनालिसिस है वो देख सकते हैं। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन नाम से एक यूनिट थी, उसमें से इवोल्यूशन को ही हटा दिया गया है। इवोल्यूशन में पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ था, इस इवोल्यूशन टर्म को ही डिलीट कर दिया गया है, और इसमें जो ओरिजिन ऑफ लाइफ जीवन की उत्पत्ति थी उससे संबंधित जो थ्योरीज थी उस टॉपिक को हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया, आपको अब नहीं पढ़ना है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस में इस मेंडल के एक्सेप्शन और जीन इंटरेक्शन जोड़ दिया गया है। एक्सेप्शन हमने पहले भी पढ़ रखे हैं, और जीन इंटरेक्शन अब आपको अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है? तो ये नया मेंडलवाद के अपवाद और जीन इंटरेक्शन, इन जीन इंटरेक्शन वाले टॉपिक को आप बहुत अच्छे से देखें। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस नाम से टॉपिक है, उसको हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। पहले सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग था, अब ह्यूमन बीइंग के साथ साथ प्लांट में भी सेक्स डिटर्मिनेशन जोड़ दिया गया है, और लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर में कोई बदलाव नहीं है, जैसा पहले था अब है। प्रत्येक यूनिट के साथ मैं बार बार रिपीट करूंगा साथी, अब जब भी आप जेनेटिक्स पढ़ें, इवोल्यूशन अब हट गया है, तो जेनेटिक्स में सबसे पहले आप मेंडल के एक्सेप्शन, जीन इंटरेक्शन, प्लांट में सेक्स डिटर्मिनेशन, इन तीनों टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लें, और फिर बाकी आपके जो पहले से नोट्स हैं उसमें से इवोल्यूशन को हटा दें और बाकी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ लें। क्लियर है? आइए आगे बात करते हैं। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इस यूनिट में क्या बदलाव हुए हैं इसको देखिए। इन बदलावों को मैं फिर कह रहा हूं, ये सारे बदलाव सकारात्मक है, पॉजिटिव चेंजेस है। कई बार आप ऐसे परेशान हो जाते हो कि सर सिलेबस ही बदल गया, अब नया पढ़ना पड़ेगा, नया कोर्स लेना पड़ेगा। कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, कुछ भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एक अलग से बुकलेट खरीदनी है, जो चेंजेज हुए हैं उन टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है और बार बार रिवाइज करना, और पुराना जो आपका कंटेंट है जो डिलीट हो गया उसको छोड़ो और बाकी को पढ़ो। देखिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ, हेलमिंथीज, इंसेक्ट और मोलस्क, ये नो चेंज, एज इट इज है जैसे पहले थे। प्लांट यूटिलाइजेशन में पहले आप सिलेबस देखेंगे तो पादप स्पेसिफाई थे, गेहूं, चावल, मतलब पादपों का नाम फिक्स था कि आपको ये पादप पढ़ने। अब नया बदलाव ये हुआ है
कि पादपों के नाम हटा दिए गए, बस स्पेशल टू द स्टेट ऑफ राजस्थान। आपको संबंधित पादप नहीं देकर, स्पेशल नाम नहीं देकर, राजस्थान के संदर्भ में जो भी फसलें हैं, जो भी अलग अलग प्रकार के मेडिसिनल प्लांट है, उन सब की डिटेल राजस्थान के संदर्भ में पढ़नी है। तो प्लांट स्पेसिफाई थे वो हटा दिए, और स्टेट अपना राज्य राजस्थान इसको स्पेसिफाई कर दिया है कि राजस्थान से संबंधित जो महत्वपूर्ण है उनको आप देखें। क्लियर है? देख लीजिए। आइए इसी यूनिट में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी में वैक्सीन, पैथोजन, पैरासाइट, कैंसर और एड्स, ये तीनों वैक्सीन, पैथोजन और पैरासाइट तीनों सेम हैं। कैंसर और एड्स, इन दोनों रोग को डिलीट कर दिया गया है। वैसे भी ये दोनों रोग डिलीट ही हो जाए तो बढ़िया ही है। मानव समाज से ये दोनों रोग डिलीट हो जाए वही अच्छा है। सिलेबस से डिलीट हो गए हैं और हमारे वैज्ञानिक जल्दी ही इनको मानव समाज से भी डिलीट कर देंगे। कैंसर और एड्स, इसके बजाय आपको वैक्सीन, पैथोजन, पैरासाइट पढ़ना है। और इस यूनिट में इन्होंने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव के संबंध में जो सूक्ष्म जीव है उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से देखना है। क्लियर है? तो इसका मैक्सिमम पार्ट तो बायोटेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में आ जाएगा, फिर भी जितने भी माइक्रोब्स है उनको देखना। तो फिर से वही बात, मैं आपको वही कहूंगा कि इस यूनिट में आपको क्या करना है, आपकी कॉपी में एक तो राजस्थान से संबंधित जो पादप है उनके अच्छे से नोट्स बना लेने हैं, और दूसरा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना। कैंसर और एड्स जो थे वो डिलीट हो गए। नेक्स्ट यूनिट है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, थी सीनियर सेकेंडरी लेवल। आरपीएससी ने ये बदलाव करके इस एनवायरमेंटल बायोलॉजी में जो टॉपिक थे उनको ही शिफ्ट कर दिया है। इकोलॉजी पहले हम पार्ट 3 पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ रहे थे, उस इकोलॉजी को यहाँ सीनियर सेकेंडरी लेवल में शिफ्ट कर दिया है, और इस एनवायरमेंटल बायोलॉजी में कुछ बदलाव करके और पार्ट 3 में शिफ्ट कर दिया है। तो इकोलॉजी में इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर, फंक्शन, एनर्जी फ्लो, पिरामिड, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, सक्सेशन, पॉपुलेशन, कम्युनिटी इकोलॉजी, ये सारे टॉपिक, कहने का मतलब एनवायरमेंटल बायोलॉजी जो यूनिट थी सीनियर सेकेंडरी लेवल में, अब सीनियर सेकेंडरी लेवल में आपको इकोलॉजी पढ़नी है, और एनवायरमेंटल बायोलॉजी को कुछ टॉपिक में चेंजेज ऐड या डिलीट करके और एमएससी वाला पोर्शन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में शामिल कर दिया। देखिए, तो एनालिसिस कि पार्ट 1 में एनवायरमेंटल बायोलॉजी की जगह पार्ट 3 में उपस्थित इकोलॉजी को शिफ्ट कर दिया गया है, और एनवायरमेंटल बायोलॉजी में कुछ बदलाव करके उसको पार्ट 3 या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में शिफ्ट कर दिया गया। क्लियर है बात? तो ये था पार्ट 1 सीनियर सेकेंडरी लेवल में क्या बदलाव हुए। क्लियर है? क्लियरिटी के साथ मैंने आपको बता दिया है। टेक्सोनॉमी में डेफिनेशन ऑफ लाइफ और बायोडाइवर्सिटी डिलीट हो गए, ये एक बड़ी बात है। क्लियर है? तो पहली बात तो आपको टेक्सोनॉमी में जो बायोडाइवर्सिटी और डेफिनेशन ऑफ लाइफ, डेफिनेशन ऑफ लाइफ तो छोटा ही है, 10 मिनट का वीडियो है, ये दोनों डिलीट हो गए। पार्ट 1 में आपको जो मेन बदलाव हुए वो देख लीजिए। नई यूनिट जुड़ गई है बायोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया। प्रत्येक यूनिट में जो छोटे छोटे बदलाव हुए हैं उनको बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया है। इवोल्यूशन डिलीट हो गया है, और जेनेटिक्स में जीन इंटरेक्शन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट ऐड हो गया है। फ्लावर इनफ्लोरोसेंस, ये ग्रेजुएशन लेवल में शिफ्ट हो गए हैं, और एनवायरमेंटल बायोलॉजी की जगह इकोलॉजी आ गई है, और इकोलॉजी की जगह एनवायरमेंटल बायोलॉजी को शिफ्ट कर दिया गया है। तो कुछ टॉपिक शिफ्ट हो गए हैं।
कुछ टॉपिक डिलीट हो गए हैं और कुछ टॉपिक नए ऐड हुए हैं। इन सारे बदलाव को आपको बहुत अच्छे से देखना है और इस वीडियो में मैंने बहुत बार बोल दिया है, फिर कह रहा हूँ, इन चेंजेस को पॉजिटिव लेना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है और जो भी चेंजेज है उन टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है? आराम से देखिए। पार्ट फर्स्ट के बाद अब हम बात करते हैं पार्ट सेकंड, ग्रेजुएशन लेवल में क्या बदलाव हुए हैं। देखिए, ग्रेजुएशन लेवल में जो पुराना सिलेबस है उसमें भी 8 यूनिट है और नए वाले में भी 8 यूनिट है, तो यूनिट की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब एक एक यूनिट के बारे में देखते हैं। आपको पता है पहली यूनिट सेल बायोलॉजी, जिसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इस नाम से यूनिट है। इसमें जो बदलाव हुआ है, इस यूनिट के अंदर एक टॉपिक है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर टाइप एंड एब्रेशंस। ये जो है इस टॉपिक को शिफ्ट करके और पार्ट थर्ड में इस बार एक नई यूनिट बनाई है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब तक आप 2011, उसके बाद 2013, फिर 15, फिर 18, फिर 22 और अभी जो पेपर हुआ है, इन सब का एनालिसिस करेंगे। तो आरपीएससी का यह प्रयास है कि मोल बायो से क्वेश्चन बने, लेकिन एक स्पेसिफाई यूनिट के रूप में इन्होंने मोल बायो दी नहीं है, तो इस बार इन्होंने एक अलग से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट बना दी है। साथ में इस यूनिट में एक और टॉपिक ऐड किया है, अपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड सेल डेथ। बाकी सारी चीजें वो की वही है जो पिछले सिलेबस में थी। केवल दो बदलाव हुए हैं, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर टाइप एंड एबरेशन। ये टॉपिक पहले भी था, अब भी है, बस इसको कहाँ पढ़ना है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है वहां पर। और अपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ इसको ऐड किया है। आगे और बात करते हैं। एक यूनिट है टैक्सोनॉमी ग्रेजुएशन लेवल में। इसमें क्या बदलाव हुए हैं? इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट, पहले ये अप टू ऑर्डर लेवल था, मतलब आपको ऑर्डर या गण तक पढ़ना था, अब इसे अप टू क्लास लेवल कर दिया है। कहने का मतलब आपको फाइलम और उनकी क्लास उसी पर फोकस रखना है, ऑर्डर या गण तक जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो थोड़ा नॉर्मल करने का प्रयास किया गया है, लेकिन आपकी जो नोट की कॉपी है आपको उसे ही बार बार रिवाइज करना है। क्लियर है? इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास और उसके ऑर्डर आप बिल्कुल देखें ही नहीं। हाँ, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल इतना डेप्थ में नहीं जाएगा, वो आपको क्लास लेवल तक का ही पूछेगा, ये स्पेसिफाई किया है इस बार। पिछले सिलेबस में स्पेशल फैमिली थी रेननकुलेसी, एपीएसी, एस्ट्रेसी और पोएसी। इन चारों का सिलेबस में होना एक विशेषता दे देता था। कुछ ऐसे टॉपिक है, जैसे मान लो आपको प्रेजेंटेशन पढ़ना है या कोई भी टॉपिक पढ़ना है, तो सभी फैमिली को देखने के बजाय इन चार को अच्छे से पढ़ लो। लेकिन इन्होंने इस बार इन चारों को हटा दिया है और उसकी जगह सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर, फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम। अब सभी फैमिली है, सबके फ्लोरल फॉर्मूला है, फ्लोरल डायग्राम है। पहले चार ही फैमिली थी। एक बार देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि फैमिलीज हट चुकी है, बढ़िया रहा, परेशान होते थे, लेकिन याद रखें अब इन्होंने उसको ब्रॉड लेवल पे कर दिया। अब स्पेस ज्यादा हो गया है। पहले इनके पास ये था कि इन चारों में से ही किसी एक फैमिली से क्वेश्चन बनेगा, अब इन्होंने उसको खोल दिया है। किसी भी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला
और उसके फ्लावर से संबंधित जो सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पर थोड़ा सा इन्होंने आपके सिलेबस को लेंदी कर दिया है, आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल और इंटरनल रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ फॉलोइंग, जिसमें अमीबा, ओबेलिया, टीनिया, एस्केरिस, केंचुआ, कॉकरोच, मेंढक और खरगोश, ये सारे एज इट इज है, कोई बदलाव नहीं है। एक और यूनिट है स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ फॉलोइंग, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, ये भी एज इट इज है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। इन दोनों यूनिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो पहले था सेम वही है। डेवलपमेंट बायोलॉजी, इसमें पहले एक टर्म था रीजनरेशन, इस बार रीजनरेशन और साथ में स्पेसिफाई किया है एम्फीबियन लिम्ब रीजनरेशन। तो ये तो अच्छा ही है, रीजनरेशन में आपको फोकस करके एम्फीबियन लिम्ब रीजनरेशन अच्छे से पढ़ना है और तैयारी को बेहतरीन करना है। बाकी डेवलपमेंट बायोलॉजी पहले जो टॉपिक थे वही सेम है। रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स में पहले वेजिटेटिव, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस इस तरीके से दिया हुआ था। अब रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स को इस बार इस तरीके से दिया हुआ है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब ये टॉपिक दिए हुए थे तब भी आपको ये सारी चीजें पढ़नी ही पड़ती थी। एचजी कॉन्सेप्ट ऐप पर मैंने आपको रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स पढ़ाया, इन सारी चीजों को टॉपिक वाइज आपको अच्छे से बता रखा है। तो सेम वही बात है, बस थोड़ा सा टॉपिक का नाम सही से लिखकर स्पेसिफाई किया गया है, और इस स्पेसिफिकेशन में आपको फायदा है। क्या पढ़ना है, क्या नोट्स बनाने हैं, क्या रिवाइज करना है, और उस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ये आपको क्लियरिटी बनेगी। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ फ्लावर, सेक्स रिप्रोडक्शन से संबंधित। तो मैं आपको जो कह रहा था कि सीनियर सेकेंडरी लेवल में जो एनाटॉमी वाला पार्ट था उसमें फ्लावर वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको इन्होंने यहां पर ले लिया है, और मैंने आपको पहले भी बताया माइक्रो और मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेल और फीमेल गेमेटोफाइट, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, सीड, एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी, सारे के सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। बस लिखने का पैटर्न इन्होंने थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया है। जो भी साथी द एचजी कॉन्सेप्ट पर जुड़े हुए हैं, इस सिलेबस के चेंजेस से घबराने की जरूरत नहीं है। इस सिलेबस के चेंजेस के पीछे क्या थॉट प्रोसेस रही है उस बारे में भी हम बात करेंगे। अभी क्या बदलाव हुआ है और किन चीजों को आपको फोकस तरीके से देखना है। इथोलॉजी में पहले टाइप्स ऑफ एनिमल बिहेवियर हेडिंग करके फीडिंग, लर्निंग, इंस्टिंक्टिव, मोटिवेशन और सोशल एंड रिप्रोडक्टिव इन बिहेवियर के बारे में था। अब उसको और स्पेसिफाई करके फीडिंग, लर्निंग, सोशल बिहेवियर इन पर्टिकुलर हनी बी, टर्माइट, मंकी और लॉइन्स, और एक और टॉपिक ऐड किया है पेरेंटल केयर इन एनिमल, जिसमें एम्फीबिया, फिशीज और प्राइमेट्स के अंदर आपको पेरेंटल केयर देखनी। इथोलॉजी में अब आपको पढ़ने में और मजा आएगा। जब इथोलॉजी इस तरीके से दी हुई थी तब आपको ज्यादा ही पढ़ना पड़ता था कि ये भी आ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन जब इस तरीके से स्पेसिफाई कर दिया है तो आपको फीडिंग देखना है, लर्निंग देखना है, सोशल बिहेवियर पर्टिकुलर जो आपको एनिमल्स दे रखे हैं उनमें देखना है, और पेरेंटल केयर इन एनिमल्स, एम्फीबियन, फिशीज और प्राइमेट्स। तो क्या बदलाव हुआ है इथोलॉजी में आपके सामने है, बहुत अच्छा बदलाव है, स्पेसिफाई हुए हैं टॉपिक, आपको पढ़ने में और क्लियरिटी के साथ चीजों को समझने में आसानी होगी। पहले बायोस्टैटिस्टिक्स था, जिसमें मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, टेबुलर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा,
जिसमें हिस्टोग्राम, पाई डायग्राम, बार डायग्राम और लाइन डायग्राम थे। कुछ चीज़ों को मैं थोड़ा फास्टली बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के लिए काम का है जो फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जिन्होंने पहली बार ही फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की इस बार तैयारी की है, उनको ये वीडियो क्या ही देखना है, उनको तो अपना नया सिलेबस देखना है। जो जो टॉपिक है उनको अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है और द बेस्ट प्रिपरेशन करना है। ज्यादा ये वीडियो उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्होंने पिछली बार भी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया था, कहीं से भी ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन तरीके से पढ़ाई की, अच्छे से नोट्स बनाए। अब आरपीएससी ने कुछ बदलाव किए हैं तो बच्चों के मन में ये शंका रहती है, स्टूडेंट्स के मन में ये शंका रहती है, जब नया आ गया पहले का क्या हो गया, वो तो बेकार हो गया, अब नया ही कोर्स लेना पड़ेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बार बार कह रहा हूं, जो भी बदलाव हुए हैं सकारात्मक बदलाव है। टॉपिक्स को स्पेसिफाई किया गया है, आपको ये पता रहे कि इसमें क्या पढ़ना है। और बायोस्टेटिस्टिक्स में उसके साथ एक और चीज ऐड कर दी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें बेसिक्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स वेब पोर्टल, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजिकल सीक्वेंस एंड डाटाबेस। तो ये आपको अलग से पढ़ना है, इसको देखना है और अच्छे से नोट्स बनाने हैं। जो टॉपिक नए जुड़े हैं उनको बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ ऐप पर अपडेट कर दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी जारी रखिए। अब देखते हैं पार्ट सेकंड के बाद पार्ट थर्ड, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। क्लियर है? उसमें एनवायरमेंटल बायोलॉजी शिफ्ट फ्रॉम 12th लेवल। जो सीनियर सेकेंडरी लेवल में पहले एनवायरमेंटल बायोलॉजी थी, उसको यहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में शिफ्ट कर दिया है। पहले माइक्रोस्कोपी और टेक्निक्स इन बायोलॉजी, ये दो अलग अलग यूनिट थी। इस बार इन्होंने दोनों को मिलाकर एक यूनिट टूल एंड टेक्निक एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नाम से बना दी है, जिसमें माइक्रोस्कोपी भी है, टेक्निक इन बायोलॉजी भी है और साथ में कुछ यूनिट फिश, विस और डीएनए सीक्वेंसिंग को जोड़ दिया है। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में जो बदलाव हुए हैं उनको और अच्छे से देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इसमें इन्होंने किया है वही, पिक को स्पेसिफाई किया है और कुछ नया भी ऐड किया है। बायो रेमेडिएशन पर फोकस किया है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। बायो रीमीडिएशन पर इन्होंने फोकस किया है और जो पहले के टॉपिक थे उनको थोड़ा सा स्पेसिफाई किया है। देखिए, पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, डिफोरेस्टेशन और सॉइल डिग्रेडेशन, इन टॉपिक के साथ बायो रिमीडिएशन, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। तो ये एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इसको भी इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का बनाने के लिए बायो रिमीडिएशन अच्छे से ऐड किया है, स्पेशल आपको टॉपिक दिए हैं। अगर जो साथी दैट कॉन्सेप्ट पर पहले जुड़े हुए हैं, उन्होंने एनवायरमेंटल बायोलॉजी जब हम इसको सीनियर सेकेंडरी लेवल पर देखते थे तो ये सारी चीजें एज इट इज दी हुई है, बस आपको नया ये पढ़ना है तो इसको देख लेंगे और नए टॉपिक के रूप में इसको ऐड कर लेंगे। बायोटेक्नोलॉजी, अब तक जो सिलेबस था उसमें बायोटेक्नोलॉजी 12th में जो एनसीईआरटी है उसके टॉपिक्स को अच्छे से दे रखा था, या एक तरीके से उसी के चैप्टर्स के नाम लिख रखे थे। अब इस बार आपको भी कई बार बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते पढ़ते लगता होगा कि बहुत इजी लेवल है। एमएससी में बायोटेक्नोलॉजी हम अलग लेवल पर पढ़ते हैं और यहाँ जो फर्स्ट ग्रेड में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में जो बायोटेक्नोलॉजी दे रखी है वो थोड़ा सा नॉर्मल एनसीईआरटी लेवल की है। तो इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन, उसमें टॉपिक स्पेसिफाई कर दिए, जैसे माइक्रोबियल कल्चर और डीएनए की जो टेक्निक है
अदर जो एप्लीकेशन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, जीन थेरेपी, थेरेप्यूटिक एजेंट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन। बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक को स्पेसिफाई कर दिया है और थोड़ा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की तरफ शिफ्ट कर दिया है। इससे पहले जो सिलेबस था उसमें बायोटेक्नोलॉजी के जो टॉपिक थे वो एनसीईआरटी से ही कवर हो जाते थे, थोड़ा सा आपको बीएससी की बुक्स पढ़नी है। तो यहाँ पर भी वही है, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुए हैं, लेकिन पर्टिकुलर टॉपिक स्पेसिफाई कर दिए हैं। आपको माइक्रोबियल कल्चर देखना है, डीएनए टेक्निक्स देखनी है, एप्लीकेशंस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, जीन थेरेपी, थेरेप्यूटिक एजेंट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन। तो ये बायोटेक्नोलॉजी में अब आप सोचें कि कुछ बदलाव हुए हैं। हाँ, कुछ चीजें ऐड हुई है और थोड़ा सा लेवल को एमएससी की तरफ शिफ्ट किया हुआ है। क्लियर है? इस पूरे सिलेबस के चेंज के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप देख लें यूनिट वाइज। एक नई यूनिट जोड़ दी है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉल बायोलॉजी, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। तो ये यूनिट ही नहीं है, ये आपको अच्छे से देखनी है। टूल एंड टेक्निक बेसिक्स के नाम से जो यूनिट है, जिसमें पहले माइक्रोस्कोपी और टेक्निक्स इन बायोलॉजी वाले टॉपिक को मिला दिया है। माइक्रोस्कोपी में लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। मैंने भी आपको पढ़ाया है, बहुत अच्छे से फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप बताया है। और आपको पता है कि अब तक अगर कहीं से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी से ही बने। इस बार केवल लाइट माइक्रोस्कोपी है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोपी में आप फेज कॉन्ट्रास्ट को भी अच्छे से देख सकते हो। कहने का मतलब माइक्रोस्कोपी में जो पहले था वही है। सेंट्रीफ्यूगेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, एलाइजा, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनके साथ 3 यूनिट और है, स्पेस, जिस और डीएनए सीक्वेंसिंग। देख लीजिए, देखिए। और आखिरी यूनिट है बायो जियोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। पुराना सिलेबस देखिए, यूनिट दे रखी है बायो जियोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, लेकिन बायो जियोग्राफी के कोई स्पेसिफाइड टॉपिक दिए हुए ही नहीं। इन्होंने इस बार मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम, बायो जियोग्राफिकल जोन ऑफ इंडिया, वेटलैंड और सैक्रेड ग्रोव इन राजस्थान, ये नए टॉपिक ऐड किए हैं। बाकी जो पहले था एज इट इज है। बायो जियोग्राफिकल जोन ऑफ इंडिया हमने पढ़े हैं, वहां से क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, लेकिन सिलेबस में स्पेसिफाई नहीं था। बायो जियोग्राफी में मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम और बायो जियोग्राफिकल जोन ऑफ इंडिया, और नीचे वेटलैंड एंड सैक्रेड ग्रोव इन राजस्थान। इस टॉपिक में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, सबको राजस्थान के पर्सपेक्टिव से ही आपको देखना है। क्लियर है? तो बायो जियोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है इस पे पूरा फोकस आपको स्टेट पर रखना है। ये देख लीजिए। तो साथियों, आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी 2025 के लिए जो सिलेबस में बायोलॉजी में जो बदलाव किए हैं, मैंने आपको क्लियरिटी के साथ बता दिए। अब सर, इन सारे बदलाव के क्या प्रभाव होंगे? क्योंकि अगर सिलेबस में बदलाव हुआ है तो निश्चित ही आने वाले पेपर के पैटर्न, उसका लेवल, ये सब प्रभावित होंगे। ये जितने भी बदलाव हुए हैं, पहली बात तो यह है कि सकारात्मक बदलाव है, पढ़ने में आपको आसान रहेगा, नोट्स बनाना आसान रहेगा, स्पेसिफाई है, टॉपिक एकदम क्लियरिटी के साथ है कि आपको ये पढ़ना है। तो सिलेबस के बदलाव से पहला बेनिफिट तो ये हुआ है।
दूसरा, अब तक आपने देखा होगा कि किसी को भी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी करना है तो वो नीट के मॉड्यूल देख लें और कुछ बीएससी की बुक्स देख लें। अगर आप पुराने पेपर्स भी देखेंगे तो आपने एनसीईआरटी भी बहुत अच्छे से पकड़ बना रखी है, तो भी आप फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी लेक्चरर बन सकते हैं। और बहुत सारे विद्वान साथियों को ये कहते हुए सुना भी होगा आपने कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का पेपर उतना टफ नहीं बनाती। पिछली बार का पेपर लेंदी था, एग्जाम हॉल में वो पेपर टफेस्ट था, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी लेवल के ही थे। क्लियर है? थोड़ा लेंदी था, उस समय थोड़ा बच्चे पैनिक कर गए और उनको ऐसा लगा इतना बड़ा पेपर, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। भले ही 4 ऑप्शन पढ़े बिना किसी एक ऑप्शन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा था, लेकिन ये सब हम एग्जाम हॉल के बाहर एनालिसिस कर पाते हैं। इस बार जो इन्होंने सिलेबस में बदलाव किए हैं, इससे आने वाले पेपर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैं मेरे विचार बता रहा हूं। मुझे क्या लग रहा है, ये आने वाले पेपर में एज इट इज वैसा हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस पेपर में हुए चेंजेस को देखकर कुछ एनालिसिस जो मैंने किया है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक टॉपिक स्पेसिफाई हो गए, आपको ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि सर इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, साफ साफ दिया हुआ है। टॉपिक का लेवल शिफ्ट हो गया है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी जो 12th लेवल की थी, अब वहां आपको पीजी लेवल में देखना है। इकोलॉजी जो पीजी लेवल की थी, उसको 12th में शिफ्ट कर दिया। नए जो बदलाव हुए हैं, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स और मोल बायो। अब आप समझ जाइए, बायोलॉजी को अगर एडवांस लेवल पर देखना है तो ये 3 ही यूनिट है। तो अब आप तैयार हो जाइए, इस बार के पेपर में कुछ ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जाने वाले हैं जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि आरपीएससी सीएसआईआर लेवल के क्वेश्चंस नहीं बना पाएगी या उस लेवल के कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी के साथ नहीं बना पाएगी, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि इन्होंने पेपर के स्तर को बढ़ाने के लिए अपना स्पेस बना दिया है। पहले इनको मोल बायो में से क्वेश्चन पूछने के ऑप्शंस नहीं थे, क्योंकि सिलेबस में मोल बायो केवल बायोमोलिक्यूल में न्यूक्लिक एसिड तक सीमित थी। फिर भी इन्होंने 1-2 बार क्वेश्चन पूछे। अब इन्होंने अलग से यूनिट बना दी है मोल बायोलॉजी, वो भी एमएससी लेवल की। वो आपसे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, उससे जुड़ा कोई भी एमएससी लेवल का, सीएसआर लेवल का कॉन्सेप्ट पूछेगा नहीं, इस बार पूछेगा ही 100%। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि पूरे इस पेपर के एनालिसिस में, सिलेबस के जो बदलाव के एनालिसिस में, मैंने आपको बार बार बताया है कि बदलाव सकारात्मक है। ये सकारात्मक बदलाव का मतलब है इस बार सिलेबस में टॉपिक स्पेसिफाई कर दिए, लेकिन ये जो बदलाव है वो इस और भी इशारा कर रहे हैं। चला जो पेपर हुआ है उसको लेंदी बना दिया है, आपको पढ़ने में ज्यादा समय लगे और आप पैनिक हो जाए, इससे ही आपको लगा कि आरपीएससी तो टफ पेपर बनाने लग गई, जबकि पिछले सिलेबस में उसके पास फाउंडेशन थी। इस बार उसने रास्ते खोल दिए हैं। बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स और मोल बायो तीनों के लेवल को बहुत अच्छा बना दिया है। वो उसकी मर्जी आए वहां से क्वेश्चंस पूछेगा, और ये बदलाव हुए भी इसीलिए। शायद आने वाले पेपर में आपको बताया जाए कि आरपीएससी बायोलॉजी का भी द बेस्ट पेपर बना सकती है, क्योंकि मैंने मेरे साथियों से ही सुना है। और ये आप किसी से भी पूछ लें, आप जहां भी पढ़ रहे हैं और पहले भी आपने कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा हो, तो उन्होंने यही कहा है कि नहीं, यही इतना ही पूछा जाएगा। उसकी जो पिछला जो सिलेबस था उसके पीछे रीजन था, क्योंकि उन्होंने
पिछले सिलेबस में इन टॉपिक को बिल्कुल सीमित कर रखा था, अब इन्होंने खोल दिए हैं रास्ते। सिलेबस डिफाइंड है, लेकिन इस बार पेपर का लेवल, पिछला पेपर में आपको फिर कह रहा हूं लेंदी था, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट अगर आप 11th 12th एनसीईआरटी और कुछ टॉपिक बीएससी की बुक से पढ़ते तो आराम से सॉल्व किए जा सकते थे। वो पेपर एग्जाम हॉल में जो बच्चे पैनिक कर गए उनके लिए टफ था, बाकी आसान था। लेकिन अब जो इन्होंने बदलाव किए हैं, जो साथी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे मेरा यही कहना है, यही आग्रह है, एक एक टॉपिक को क्लियरिटी के साथ पढ़ें। और जो इन्होंने नए टॉपिक जोड़े हैं, इनके लिए आप अलग से बुकलेट बना लें और जितना हो सके उनको बहुत अच्छे से पढ़ लें और उनका बार बार रिवीजन करें। क्लियर है? क्योंकि वहां से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आपको पता नहीं, क्योंकि पहले सिलेबस में था नहीं। तो उन टॉपिक से रिलेटेड आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी और जूलॉजी के आप पेपर देख सकते हैं। इन टॉपिक्स के लिए आप क्या क्या पढ़ सकते हैं उसके बारे में हम अलग से बात कर लेंगे। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी मींस द एचजी कॉन्सेप्ट। अगर आपको फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की प्रिपरेशन करनी है, उसमें बायोलॉजी पेपर सेकंड की तैयारी करनी है, आपको कुछ नहीं देखना है कहां से पढ़ना है, क्या करना है, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आज ही प्ले स्टोर पर जाइए, द एचजी कॉन्सेप्ट टाइप कीजिए और इंस्टॉल कीजिए फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए एक बेहतरीन ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स। इस कोर्स के अलावा आपको एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस इसमें जो दे रखा है उसको रिवाइज रिवाइज रिवाइज। सेलेक्टिव, सिस्टमैटिक एंड सिंपलेस्ट वे ऑफ सक्सेस, द एचजी कॉन्सेप्ट। देख लीजिए, द एचजी कॉन्सेप्ट में आपको सेलेक्टिव स्टडी मटेरियल मिलेगा, बेहतरीन पीडीएफ मिलेगी। ये पीडीएफ आपको एग्जाम के टाइम रिवाइज करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। जनरली ऑनलाइन पढ़ाते समय आप सभी लोग कहते भी हैं कि पीडीएफ सभी अवेलेबल करवाते हैं, लेकिन वो जो बोर्ड पर लिखते हैं उसके अलावा बोलते भी हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं, वो सब उस पीडीएफ में नहीं आता। लेकिन द एचजी कॉन्सेप्ट की पीडीएफ में आपको ए टू लेकर जेड एक एक चीज क्लियरिटी के साथ लिखी हुई मिलेगी। टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी आपको इसी में अवेलेबल हो जाएगी, और जो नए टॉपिक है वो अपडेट हो जाएंगे जो सिलेबस में बदलाव हुए हैं। जॉइन अस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, एचजी कॉन्सेप्ट। देख लीजिए, स्टार्ट प्रिपरेशन, जॉइन द एचजी कॉन्सेप्ट, कंप्लीट प्रिपरेशन विद द बेस्ट कंटेंट। तो साथियों, ये था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2025 वैकेंसी में जो पेपर सेकंड है बायोलॉजी, उसके सिलेबस में जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में जानकारी, और इन बदलावों से आने वाले पेपर में किस तरीके का लेवल रहेगा उस बारे में एक हाइपोथेसिस, एक संकल्पना आपके सामने प्रस्तुत है। मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। जो साथी पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इस वीडियो को आप देखें, एनालिसिस करें और अपनी तैयारी को और बेहतर करें। थैंक यू, धन्यवाद।